हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम आए हैं इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीरीज़ में, जिसमें मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। हाँ जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को करके ख़त्म हो जाए। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज आएंगे जिनकी हम बात करेंगे, जिनकी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो सकती है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो सकती है। हमें ये पता करना हो सकता है कि कौन सा जो प्लान है इन्वेस्टमेंट का कितना अच्छा है, या किस प्लान के अकॉर्डिंग हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ कैश फ्लोज से। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेमेंट्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसीव ऑल्सो, कि जब हम रिसीव कर रहे हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि हमें लंप सम में मिले, और जब हम पे कर रहे होते हैं तब भी ऐसा हो सकता है कि हम लंप सम में पे करें। मान लो कोई ऐसा प्लान है जहाँ पे आपको बोला है कि आपको इन फ्यूचर ये वाला अमाउंट मिलने वाला है, कि इन फ्यूचर आपको 5 साल बाद 6 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो लंप सम रिसीव होगा हमें फ्यूचर में। या कोई ऐसा प्लान है जिसमें आपको आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो वो लंप सम फॉर पेमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो सबसे ईजीएस्ट हमारे पास पार्ट आता है, दैट कम्स एज सिंगल सम ऑफ पेमेंट, जिसमें हम लंप सम सिंगल सम को ही बोलते हैं। जैसे कि हमारा एफडी होता है, एफडी में हम यही तो करते हैं कि कुछ पैसा एक हमने इकट्ठा किया हुआ है, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। उसको जनरली एफडी होता है, थोड़ा लॉन्ग पीरियड के लिए ही होता है, लाइक 3 to 5 years, 10 years एंड मोर मे बी। तो फिर हम वहाँ पे एक बार हमने इन्वेस्ट किया एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द मनी लाइक प्लस इंटरेस्ट इन सम फ्यूचर डेट। तो सिंगल सम ऑफ पेमेंट इज इक्वल्स टू एफडी। अब हम बात करते हैं सीरीज ऑफ पेमेंट की, यानी कि जहाँ पे हम पेमेंट एक बार में ना करके डिफरेंट टाइम इंटरवल पे करते हैं। तो जैसे मैंने एफडी की बात करी, सेम वे से आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से आरडी का नाम भी सुना होगा। जो आरडी होता है वो क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग मीन्स जो एक टाइम पीरियड पे ना हो करके डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे बार बार रेकर होता है। तो यहाँ पे जो ये रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, आरडी जो हम बैंक्स में करते हैं, तो ये इक्वल अमाउंट के भी हो सकते हैं और अनइक्वल के भी। जनरली ये इक्वल अमाउंट के हो सकते हैं, जनरली होते ही इक्वल अमाउंट के होते हैं। तो अनइक्वल की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको जानते हैं मल्टीपल पेमेंट मेथड के नाम से। यानी कि जहाँ पे हम किसी साल, मान लो हमारे पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, हमने वो इन्वेस्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास 10,000 है, हमने 10 इन्वेस्ट कर दिए। उससे नेक्स्ट हमारे पास 8,000 है तो 8,000 इन्वेस्ट कर दिए। तो ये वाले प्लान्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक साथ देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, हम पार्ट्स में पेमेंट करते हैं। तो जब हम लंपसम की बजाय पार्ट्स में पेमेंट करते हैं तब हमारा सीरीज ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन अराइज होता है। तो अनइक्वल में तो हम किसी भी अमाउंट की पेमेंट कभी भी कर सकते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। लेकिन देन कम्स हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट का। उसे हम एन्युटी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्टेन सम ऑफ मनी फिक्स कर लेते हैं कि हर साल या हर मंथ एज पर आर प्लान कि हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, या इन फ्यूचर जाके कभी किसी इन्वेस्टमेंट प्लान से हमें वापस वो पर मंथ या पर ईयर इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी। तो इस एन्युटी में भी हमारे पास दो कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। एंड प्लीज़ प्लीज़ आपको ये कंसेप्ट ध्यान से समझने हैं, क्योंकि जब हम इनका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन्युटी ड्यू में और एन्युटी जो डेफर्ड है, डेफर्ड एन्युटी जिसको हम बोलेंगे, या ऑर्डिनरी एन्युटी भी जिसको हम बोलते हैं, कि उन दोनों में हमारी कैलकुलेशन में डिफरेंस कैसे होता है। तो फर्स्टली तो हमें इनका मीनिंग समझना होगा। तो पहले हम इनको साइड बाय साइड ही पढ़ेंगे ताकि हमारे पास जो हमारा कंसेप्ट है वो कंपैरिजन में भी क्लियर हो। अगर हम एन्युटी ड्यू की बात करते हैं, ड्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि देना है, तो वो देना हमें शुरू से ही देना हो जाता है। इस तरह से इसको याद रखना आप, कि ड्यू है मतलब बिगनिंग में ही, जैसे पीरियड शुरू होता है तभी हमें इसकी पेमेंट करनी है, स्टार्टिंग ऑफ द, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एन्युटी ड्यू की बात करें तो शुरू में ही हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है डिले कर देना। तो डिले कर देना पेमेंट को हम पीरियड के एंड तक खींच के लेके चले जाते हैं। अब हम पेमेंट शुरू की बजाय हम एंड में करेंगे,
ओके। तो जो ऑर्डिनरी या डेफर्ड एन्युटी होती है वहाँ पे पेमेंट्स कब होती हैं? एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब देखो, अगर हमने शुरू में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हमें क्या है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो आपने साल के शुरू में इन्वेस्ट किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। और अगर आपने एंड में इन्वेस्ट किया तब तो आपको वो इंटरेस्ट मिलने ही नहीं वाला। अगर कुछ सालों के लिए किया है, स्टिल आपको जब एंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट शॉर्टर पीरियड के लिए मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा तो फ्यूचर वैल्यू भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। और अगर इंटरेस्ट कम टाइम के लिए मिला है तो फ्यूचर वैल्यू भी कम रहेगी, ओके। सो ये जो हैं मेन डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, सो प्लीज़ आपको ये पॉइंट्स हैं जो वो माइंड में रखने हैं। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लिखते वक्त मैं ही कंफ्यूज हो गई थी एक बार के लिए, तो ओके। तो अब हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जहाँ पे आप शुरू में ही पेमेंट कर देते हो? जैसे कि अगर हम बात करें कि रेंट पे करते हैं हम, अगर तो जैसे रेंट होता है हमारा, लीज़ की पेमेंट है, या इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं, वो सारी पेमेंट हम शुरू में करते हैं, ठीक है। तो वो ड्यू वाले केसेस हैं हमारे। लेकिन अगर हम बात करें ईएमआईज़ की, तो जो ईएमआईज़ वगैरह जाती हैं वो जनरली क्या होता है, एंड पे जाती हैं, मंथ एंड पे या ईयर एंड पे। या इंटरेस्ट भी अगर हम बॉन्ड्स पे या लोन्स पे करते हैं तो वो पहले हमारा क्या है कि कैलकुलेट हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है, एंड देन ईयर के एंड पे हम उसको पे करते हैं। तो वो डेफर्ड एन्युटी का केस है। अब अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो यानी कि हमें पहले करनी चाहिए तो एन्युटी ड्यू लेंगे। लेकिन अगर हमें लोन का कोई केस है, हम इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मंथ एंड पे ही हम उसकी या ईयर एंड पे ही हम उसकी पेमेंट करें, कि हमें जल्दी पैसा ना देना पड़े। तो वो डेफर्ड एन्युटी के अंडर आते हैं, ठीक है। इसी में एक कंसेप्ट आता है एन्युटी ही। वैसे तो हमने अभी कहा कि एन्युटी क्या होती है, इक्वल अमाउंट जहाँ पे हम पे करते हैं। लेकिन एक स्पेशल कंसेप्ट है एन्युटी का ही, जिसको हम ग्रोइंग एन्युटी भी बोलते हैं, ओके। अब ग्रो का मतलब क्या होता है कि कुछ बढ़ रहा है ना। तो ग्रोइंग एन्युटी क्या होती है? जो इंक्रीज होती है विद ईच पासिंग ईयर, हर ईयर के साथ, यानी कि उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ना भी कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसमें भी हमारे पास टू केसेस होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट तरीके से बढ़े, कांस्टेंट मतलब हर साल बराबर। फिर कंपाउंडिंग जैसे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, वैसे ही बड़े हुए अमाउंट पे जब कोई चीज़ कैलकुलेट होती है तो उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, मान लो आपकी 6,000 की आपने किसी साल में एन्युटी शुरू करी, तो फर्स्ट ईयर तो आपने 6,000 पे किए हैं, ओके। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है आपका। फिर लेकिन जब सेकेंड ईयर आया, अगर वो 10% वाली आपकी है तो सेकेंड ईयर में आपने क्या किया, 6,000 प्लस 10% ऑफ 6,000, 600, तो वो बन गए 7200। फिर नेक्स्ट ईयर आपने 7200 दिए, लेकिन जो हमने शुरू किया था उसी का 10% हम लेंगे कांस्टेंट वाले केस में, ओके। तो शुरू वाले का 10%, 600 कांस्टेंट रहेगा, बाकी ये अमाउंट आगे आता रहेगा, ठीक। तो 7200 में और 600 जुड़ गए। नेक्स्ट ईयर इस 7800 में और हमारे 600 प्लस हो जाएंगे, ओके। सॉरी, ये 600 है। नेक्स्ट कम्स हमारा कंपाउंडिंग के केस में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने 6,000 इन्वेस्ट किए फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, 10%, 6,000 का ही करेंगे, 600 तो 7200। देखा जाए दोनों केस में सेम ही आ गया, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, थर्ड ईयर में। अब जो हम 10% कैलकुलेट करेंगे वो हमारा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी 6,000 की, ठीक है, उसके ऊपर ना करके जो हमारा सेकंड में आया उसके 10% को हम ऐड करते हैं, ओके। तो दिस इज द केस ऑफ कंपाउंडिंग एन्युटी, जहाँ पे एन्युटी की वैल्यू ग्रो करती है विद कंपाउंडिंग। यानी नेक्स्ट ईयर जो हमारा 10% प्लस होगा वो इसका होगा, यानी क्या आएगा, 7,920 प्लस 792। तो ये हमारी नेक्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट होगी, ओके। और इसमें जो लास्ट हमारा कंसेप्ट बचता है वो आता है हमारे पास परपिचुइटीज़ का। परपिचुइटी क्या होता है, जैसे आपने शायद कंपनी लॉ में अगर किसी ने पढ़ा हो में भी, तो उसमें होता है कि परपिचुअल का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला, मतलब लाइफ टाइम में कभी ख़त्म नहीं हो। तो लाइफ टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तभी ख़त्म होगा वो। तो जो पेमेंट फॉर लाइफ टाइम हमारी आती हैं बेसिकली, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो होते हैं, एक तो टर्म इंश्योरेंस होते हैं, वो तो हम क्या करते हैं कि मान लो 10 ईयर्स के लिए लिया है या 20 ईयर्स के लिए लिया है, तो
भगवान करे सबकी उम्र इतनी लंबी हो कि टर्म इंश्योरेंस सब अपने पूरा करें। तो फिर उसमें क्या है कि हमें अपना 10 to 20 ईयर्स तो हमें उसके बाद वो अमाउंट मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें जब पर्सन एक्सपायर हो जाता है उसके बाद वो पैसा उसकी फैमिली को मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो पेमेंट होती है कुछ जगह वो परपेचुटी के थ्रू हमारी कैलकुलेट होती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द टाइप ऑफ कैश फ्लो अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। और अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ईच टाइप ऑफ पेमेंट की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे उनकी हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, यानी कि हम एनओटी की अलग वीडियो बनाएंगे, मल्टीपल सीरीज़ की अलग वीडियो बनाएंगे, और सिमिलरली परपेचुटी का हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं किसी भी वीडियो में। तो आपको अगली वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। जनरली हमारे पास एनओटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एनओटी से नहीं आएगा तो मल्टीपल सीरीज ऑफ पेमेंट से, जो मल्टीपल पेमेंट है अनइक्वल अमाउंट का, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। और क्योंकि जो टाइम वैल्यू का कंसेप्ट है वो आपका अगले कई टॉपिक्स में भी यूज़ होने वाला है, वो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी यूज़ हो सकता है और वो आपका कैपिटल बजटिंग में भी आएगा। सो यू बेटर है कि आप इस कंसेप्ट को यहीं अच्छे से कवर कर लो ताकि वहाँ पे आपका टाइम बच जाए। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो जस्ट डू कमेंट्स एंड उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड इसके अलावा अगर किसी अदर टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।